बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंगबंदी आज खत्म होने वाली है? तुर्किया ने एक मरतबा फिर भारत को ललकार दिया है। भारत की तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं और उसकी जागनसाई का सिलसिला जो है वो जारी है। क्या इमरान खान के साथ कोई मुलाकातें हुई हैं? किसी ने जाके ब्रीफिंग दी है? जो नजम सेठी साहब ने खबर दी थी, उस खबर के हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और फिर ये पीटीए वाले बड़ा जनाब इसका चर्चा कर रहे हैं कि J-10C तैयारे जो हैं चाइना से, ये इमरान खान लेके आए थे, नहीं लेके आए थे। इन तैयारों के साथ उन्होंने किया क्या, सलूक क्या किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खुशखबरी है कि जनाब जब ये जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुई है, तो उसके बाद जनाब इन्होंने हमारा जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसके पास ड्रोन हमला किया था और उसके बाद पीएसएल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। इसी तरह भारत वाले जो हैं उन्होंने जो आईपीएल, जिस पे बड़ा फख्र है उनको, एक बड़े इवेंट के तौर पे लिया जाता है उसको, तो उन्होंने वो मुअत्तल कर दिया था। अब हुआ ये कि जो पीएसएल है ये बहाल हो गया है। ना सिर्फ बहाल हो गया है बल्कि जब स्टेडियम में गए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मनीर साहब, डीजीएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी साहब और मोहसिन नकवी तो खैर वहाँ थे क्योंकि ये वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जब ये गए हैं तो वहाँ जो जोशो खरोश था, बिल्कुल एक जो जंग में कौम का मोराल था, जो जज्बा था, वो वहाँ पे नजर आया। लेकिन वो आईपीएल शुरू नहीं कर सके। अच्छा, आईपीएल शुरू ना होने की वजह से लोग ये कह रहे हैं, पहले भी बातें हो रही थी कि आईपीएल खत्म होने के बाद लोग इंतजार करते आईपीएल कब खत्म होगा, तो उसके बाद जो है ना उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना है क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, वो उसको खराब नहीं करना चाहते। लेकिन आईपीएल अभी तक शुरू नहीं हो सका और हमारे वहां जो नारे लगे, नारे तकबीर और शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की स्टेडियम में खामोशी भी इख्तियार की गई और जो नारे तकबीर बुलंद हुआ वो आप भी सुन लीजिए जरा। तकबीर, नारे तकबीर। एक साहब कह रहे थे कि आईपीएल अभी उन्होंने शुरू नहीं किया और वहां की हुकूमत ने, वजीर दफा ने ये ऐलान किया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ। वो तो अपनी कौम को मुतमिन करने के लिए बड़के झटके मारते रहते हैं। तो ये जनाब हो सकता है आज 18 तारीख को दोबारा जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है उनके दरमियान राब्ता होना है। 18 तक जंगबंदी थी। वो कह रहे हैं ना जंगबंदी जो है ये खत्म हो सकती है, कोई ऐसा मोड़ आ सकता है। तो भाई इंतजार किस बात का है, करें खत्म। दरखास्त किसने की थी? आलमी ताकतें बीच में पड़ी हुई हैं, ट्रंप सब बीच में हैं और भी ताकतें हैं, तो फिर करें खत्म, देख लेते हैं फिर क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो जंगबंदी खत्म करने की जरूरत करे। उसकी 20 एयर बेसिस जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। त्यारे उनके ग्राउंड हुए पड़े हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह हो चुका हुआ है। तो फौरी तौर पे वो जंगबंदी खत्म करके कैसे पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने ये पहले भी अर्ज किया था कि जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का या भारत का, हम अपने दावे कर रहे हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं जिनके सैटेलाइट फजा में हैं, वो तो एक एक लम्हे की तस्वीर जो है वो कैप्चर करके बैठे हुए हैं। वो नूर खां एयरबेस पे जब हमला हुआ है तो हमने ये दावा किया था हमारे जो एक त्यारा है उसको हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा है, तो वो जनाब रिपेयर हो जाएगा और जल्द ही वो जो है वो उड़ने के काबिल हो जाएगा। चीन जैसा हमारा दोस्त मुल्क जो है उसने भी अपने तौर पे नूर खां एयरपोर्ट की जो तस्वीरें वगैरह वो ली थी और उनका जो सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है उसने बड़ी क्लियर वाज़ेह तस्वीरें लेके जारी की थी, जिससे पता ये चलता है कि हल्का फुल्का नुकसान जो है वो हुआ था, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो हमारा दावा था वो सच साबित हुआ है। अब वो जो कहते हैं हमारे त्यारे नहीं गिरे ये वो, अब चीन ने ही वो नक्शा जारी कर दिया है कि जब उनके 72 त्यारे फजा में थे और हमारे 42 त्यारे फजा में थे, और उस नक्शे से पता चल रहा है कि जब उनके त्यारों की पोजीशन क्या थी, हमारे त्यारों की पोजीशन क्या थी, एक दूसरे से कितनी दूर थे, और जो 6 त्यारे गिराए हैं
इस तस्वीर से, इस नक्शे से उसकी भी तस्दीक होती है कि कहाँ कहाँ गिराए हैं वो तैयारी। दूसरा जो मुझे समझ जाती है कि सरहद जंगबंदी खत्म करने की पोजीशन में नहीं है, उसकी एक वजह यह कि पूरी दुनिया में कोई उनके साथ आके खड़े नहीं हुआ, वो किसी को कायल ही नहीं कर सके पहलगाम वाले वाक़े पे। कल भी मैंने अर्ज किया था कि जो वजीर खारजा हैं बरतानिया के, वो पाकिस्तान में आए हुए, उन्होंने भी ये कहा कि ना पहलगाम के हवाले से हमने कहा था कि सबूत सवात हैं तो वो कोई सबूत नहीं दे सके थे। एक अफगानिस्तान उनके साथ जाके खड़ा हुआ अंदर खाते, एक इसराइल खुल्लम खुल्ला उनके साथ जाके खड़ा हुआ, बाकी तो किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। अब उन्होंने जनाब एक इसको ना सफारती महाज पे इस मामले को उठाने के लिए, जो पार्लियामेंटेरियन है उनमें अपोजिशन के लोग भी हैं, तो उन्होंने जनाब 7 सफारती मिशन जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं और वो बैरून मुल्क जाएंगे, यूरोप जाएंगे और वहां जाके जनाब उनको कायल करेंगे जनाब पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, इसी तरह की दहशतगर्दी को जनाब सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह जो भी इनके पास है। तो उसके मुकाबले में 7 टीमों के मुकाबले में हमारी एक मेंबरशिप टीम ये बनाई गई है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये टीम जो है वो तश्कील दी गई है। ये भी यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे, दीगर ममालिक भी जाएंगे और वहां जाके जनाब ये अपना केस पेश करेंगे। जहां वो कोई गंद डाल के आएंगे, ये जाहिर है इन्होंने भी जाकर उसकी सफाई तो करनी है। तो इसमें जनाब डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हैं, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, शेरी रहमान साहब हैं, हिना रवानी खार साहब हैं, पहले वज़ीर ख़ारिजा रह चुकी हुई हैं, फैसल सब्ज़वारी हैं, तहमीना जंजुआ है और जलील अब्बास जिलानी साहब, ये मंजे हुए सफारतकार हैं। तो उनके मुकाबले में ये लोग जाएंगे। अच्छा, मैं तो मेरे किसी साहब से बात हो रही थी, मैंने तो एक मशवरा दिया है कि जनाब ये नवाज शरीफ पे बड़ा जनाब कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ खामोश है, ये है वो है, इस तरह की बातें कहते हैं पीटीए वाले, इनको कुछ तनकीद का बहाना चाहिए होता है ना। तो मैंने तो ये कहा है कि जनाब ये जो जानने वाले लोग हैं उनको पता है, ये जो हमने बड़ा ऑपरेशन किया है ना भारत के खिलाफ, इसमें नवाज शरीफ का क्या किरदार रहा है। वो 2 दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के क्या करते रहे। तो मैंने तो उन साहब से कहा जनाब ऐसा करें कि उन्हें कहें कि जनाब ये दोस्त मालिक हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए चल जाएं। वो शाह अब्दुल्ला से मुलाकात कर लें जाके सऊदी अरब, कतर चले जाएं, तुर्किया चले जाएं, यूएई चले जाएं, अज़रबैजान चले जाएं। वो 2-3 ममालिक का दौरा कर लें, शुक्रिया अदा करें, ताकि लोगों को पता चले कि जनाब इसके पीछे जो है मामलात के पीछे नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहा है। और दूसरी बात जो मैंने की है ना, जो नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं, नजम सेठी साहब ने ये अपने एक प्रोग्राम में फरमाया, किसी एक ना बी क्लास कह लें आप, जो भी आप कह लें, किसी ने ना ट्वीट किया कि जनाब कोई टीम गई है, वो इमरान खान से मिली है और उन्होंने ब्रीफ किया है जंगी हालात के हवाले से। तो नजम सेठी साहब ने जनाब ये खबर जो है ये जारी फरमा दी, खुद ही अपने प्रोग्राम में कह दिया। उन्होंने कहा जनाब 6 तारीख को कोई गैर सियासी शख्सियत जो है, गैर सियासी शख्सियत ज़ाहिर है फिर वो फौज वाले होंगे ना, वो जनाब इमरान खान को उन्होंने जाके अडियाला जेल में ब्रीफिंग दी है और उन्हें मुल्क की जो हालात हैं, जंगी हालात जो हैं, भारत के साथ जो मामला हैं, उसमें उन्होंने एतमाद में लिया और जनाब उनको उसी तरह ब्रीफिंग दी गई जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है। और इमरान खान से दरखास्त की गई कि जनाब मुल्क को आप और आपकी यूथ की बड़ी ज़रूरत है, मुल्क की खातिर आप साथ दें। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं साथ देता हूं। और फिर जनाब उन्होंने शुक्रिया अदा किया फौज ने, जो वेरी बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात यह थोड़ी सी ये रिसर्च ही कर लेते, ये देख लेते कि जनाब 6 मई के बाद क्या पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसका कोई रवैया बदला। वो तो अभी तक वही बातें कर रहे हैं, ना वो आर्मी चीफ को क्रेडिट देने के लिए तैयार है, ना वो सियासी हुकूमत को क्रेडिट देने के लिए तैयार है। कभी आए बाएं शाएं, कभी इधर निकल जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं। तो वो जनाब मैंने पहले भी अर्ज किया था, एनडीयू में जो शॉर्ट कोर्स के जो शुरा थे उनकी मुलाकात हुई थी 22 अप्रैल के बाद आर्मी चीफ के साथ। तो उन्होंने ये 2 टोक कहा था कि जनाब पाकिस्तान से बालातर कोई भी नहीं है और इस पाकिस्तान पे लाखों आसम मुनीर कुर्बान। वो कहते हैं ये तो अगर मगर से बाहर निकलते नहीं। एक और जो बात की कि ये तो गुलामाना जहनीत की बात है, ये जो करते हैं पीटीआई वाले, इमरान खान की बात कर रहे थे वो कि जनाब हमने फौज से बात करनी है। और भाई मेरे इस गुलामी से निकले, सोच से निकले, सियासतदानों से बात करें, अदालतों से रिव्यू करें।
अगर अदालतें आपको छोड़ देती हैं तो हमने क्या करना है। अब ये नजम शेट्टी साहब जो है कम से कम यही देख लेते हैं, उनका जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, अगर 6 मई को मुलाकात हुई थी और उनको ब्रीफ किया गया था और इमरान खान ने ये वादा कर लिया था कि ठीक है जनाब मैं आप लोगों के साथ हूं, तो फिर वो कम से कम कोई ट्वीट ही कर देते, करवा देते। अगर इनकी इतनी ही जरूरत थी इमरान खान की, इनकी हिमायत की, तो वो एक मुलाकात करवा देते। और इमरान खान वो जनाब उस मुलाकात की बुनियाद पे इमरान खान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ऑपरेट हो रहा है कहीं और से, तो वहां कम से कम कोई ट्वीट ही कर देते, गैर मशरूत जो है फौज की हिमायत का ऐलान कर देते, जनाब इस मौके पे हम फौज के साथ हैं वगैरह वगैरह। उनका जनाब 30 अप्रैल को एक हुआ है, उनका देख ले जाके आप, 30 अप्रैल को एक ट्वीट किया हुआ है उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, और दूसरा जनाब 13 मई को जब हम उनकी मंजी ठोक चुके हुए थे उस वक्त एक ट्वीट आया। नजम शेट्टी साहब बड़े मोतबर साफी हैं, लेकिन उनकी बात पे तो अलीमा खानम ने भी एक बात कर दी है। वो गुज़श्ता रोज उन्होंने बाहर जाने के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए एक दरखास्त दी हुई थी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में, तो वहाँ के जज अमजद अली शाह साहब ने इनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। इन्होंने कहा जनाब कि मैं वहाँ फंडिंग के लिए नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की फंडिंग के लिए जाना चाहती हूँ और मैं बहुत सारी तकरीबात में मेहमान खसूसी हूँ। तो उन्होंने कहा ना फंड रेजिंग हो रही है, इस्तगासा ने किया तो इन भेजने की लोड़ नहीं हैगी, उन्होंने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे थे या नरम गोशा पैदा हो गया हुआ था तो वो प्रोसिक्यूशन को कह देते जनाब क्या जरूरत है एतराज करने की, ठीक है जाने दें इसको, चक्कर लगा के आ जाएगी, अदालत को यकीन नहीं करवाएगी, गारंटी शरंटी देगी और वापस आ जाएगी। उनके जनाब मुझे मैंने जाना है बाहर, तो उतने दिनों के लिए मुझे हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और बाहर जाने की इजाजत दी जाए। उनका कोई इजाजत नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने बात की है अलीमा खानम ने बाहर निकल के, तो लोगों ने पूछा कि जनाब इस तरह की खबरें आ रही है कि जनाब जेल के अंदर ये वो, तो उन्होंने कहा जनाब खान साहब की हमारे साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। यानी खान साहब ने ना अलीमा खानम से, ना पार्टी के किसी और बंदे से, ना अपने किसी वकील से इस ब्रीफिंग का जिक्र किया। और दूसरा वो उन्होंने कहा कि जनाब जब तक DGISPR खुद ये ऐलान ना करें हम किसी की बात पे यकीन नहीं करेंगे। यानी साफी तो टमक टोइयां मारते रहते ने ना, जराए तो खबर चलाते रहते ने। तो ये सर हाल हुआ इनका। अगर वो कोई रिलीफ देना होता उन्होंने तो फिर यहाँ अलीमा खानम से शुरू करते ना। कोई मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अब फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान और उसकी जो सियासत है वो इररेलेवेंट हो चुकी है, किसी ने लोड ही कोई नहीं है। ये देखे ना, अब ये जो इनके बैरिस्टर गौहर हैं चेयरमैन PTI, वो ये क्या कह रहे हैं जनाब सीज फायर कर दिया जाए। एक और खातून है इनकी, उसने भी ये कहा कि जनाब सियासी सीज फायर भी हो जाना चाहिए। और तुसी जनाब दुश्मनी की सियासत, पाकिस्तान की दुश्मनी की सियासत कर रहे हो कि रियासत थोड़ा भी सीज फायर करे। ये समझ नहीं आ रही है इन्होंने ऐसी करना की है, बयानियां की बनाना। और दूसरी जो बात है, जो हमारे DGSPR हैं, जो उनकी मादरी इल्मी है, जहाँ वो पढ़ते रहे हैं इस्लामाबाद में जिस स्कूल में, वहाँ वो गए हैं, तो वहाँ उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया है। लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ चौधरी ने वहाँ जो बात की है, उन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने PTI का, लेकिन ये PTI वाले कह रहे थे ना कि ना फौज अपना काम करे, ये सियासत में क्यों मुदाखलत कर रही है, अपना काम करना नहीं आता वगैरह। उन्होंने कहा जनाब लोग आपको कहा करते थे कि ये अपना काम नहीं करते। अब आप उनसे ये सवाल करें कि फौज ने अपना काम किया है या नहीं, एक बात। और दूसरी जो बात, उनका इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जो ये बातें किया करते थे, यानी एहतसाब की बात आ गई बीच में। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि जनाब ये ऑपरेशन जो है, इसके बाद हम जो दहशतगर्द है ना, उनकी बारी है, उनका रगड़ा निकालना है। और इस हवाले से मैं खबर दे चुका हूं कि जनाब अब जो है ना हमारे जवान जो हैं वो दूब लड़ाई के लिए नहीं जाएंगे, अब वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी, ऊपर से ही कुछ आएगा, उसके लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं या कुछ और चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। बहरहाल अब जो है ये बारी जो है ये दहशतगर्दों की है। अगर कोई बातचीत चल रही होती और इमरान खान ने कोई यकीन दहानी करवाई होती तो फिर DGSPR को ये बात करने की क्या ज़रूरत थी जनाब कि ये जो लोग हैं जो फौज के ऊपर तनकीद किया करते थे, क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो कहते थे जनाब फौज अपना काम नहीं करती, क्या हमने करके नहीं दिखाया? तो बहरहाल नजम शेट्टी साहब अपना एक जनाब उनका है। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया ना
ये भारत वालों को अब लगी बड़ी मिर्ची। एक तो जिना पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत ज़ाहिर करने पे तुले हुए हैं, दूसरा ये कह रहे हैं ना हमने दूसरे ना यहाँ जो है ना जो इनके दहशतगर्दों के कैंप थे, तरबीती कैंप थे, सिर्फ वहां हमले किए। और कल भी मैंने अर्ज किया था कि इनके एक वजीर साहब फरमा रहे थे जनाब ये हमने इनको बता दिया था, थोड़े दसना की फर्क पैदा। बहरहाल ये अब जनाब तुर्किया को धमकियां दे रहे हैं और अजरबैजान को धमकियां दे रहे हैं। आपको याद होगा कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग हुई थी और बड़ी जंग थी वो। पाकिस्तान ने और तुर्किया ने मुकम्मल सपोर्ट किया था अजरबैजान को और आर्मीनिया की मंजी ठोकी थी। इसीलिए अजरबैजानी जो है वो हमारे साथ खड़े हुए, डट के खड़े हुए, भाइयों की तरह खड़े ने। तो जनाब ये कह रहे हैं जनाब अब जो हम मेड इन इंडिया हथियार है ना, मेड इन इंडिया हथियार वो बेचेंगे जनाब आर्मीनिया को, ताकि आर्मीनिया तगड़ा होकर दोबारा अजरबैजान पे हमला करे। और तुर्किया को भी हम सबक सिखाएंगे। एक तो ये कि हमारे पता नहीं कितने स्याह गए पिछले साल, एक साल के अंदर 30 लाख पता नहीं 3 लाख अब मेरे जेल से वो निकल रहा है, एक जीरो आगे पीछे हो गई हुई है। तो फिर जब हम यूनान को हथियार बेचेंगे मेड इन इंडिया, वो थोड़े हथियार लेने क्यों, एक किन्ने तुसी कामयाबी के झंडे कड्डे हो या इन हथियारों ने, ये पता लग ही गया ना। तो ये तुर्किया के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब जो तुर्किया का एक खबरसार अदारा है उसने ये कहा, हेलो इंडिया, जिस फ्रांस से आप अपने राफेल खरीदते हुए कहते थे कि अब हमने बड़े परिंदे खरीद लिए, हमारे आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, इसी फ्रांस का सदर मैक्रोन सदर एर्दोगान के आगे पानी भरता है। तुम पाकिस्तान से अपने परिंदे बचा लो, फिर हमारे साथ पंगे का सोचना। वो तस्वीर भी लगाई हुई है ना उन्होंने, जिसमें वो हाथ बांध के खड़े हुए हैं एर्दोगान के सामने, जो रफील वाले हैं यार, वो सदर जो है फ्रांस के और वो मैक्रोन साहब। और दूसरी बात ये है, ये यूरोपीय मालिक की कोई कॉन्फ्रेंस है ना, ये उसमें एक और बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। ये मैक्रोन साहब जो हैं ये आते हैं एर्दोगान साहब के पास और उनके हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, तो भी इनका हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद वो उनकी उंगली पकड़ लेते हैं मैक्रोन की, एर्दोगान साहब, और वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। यानी एक तरह से वो ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये आपको याद होगा कि पिछले दौर में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो भी हरकत किया करते थे कि जनाब अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए बड़े जोर के साथ हाथ दबाया करते थे और बाद का बंदे को ना अचानक अपनी तरफ खींच लिया करते थे, झटका लगता था उसको। मुझे ये लग रहा है कि एर्दोगान साहब ने यही जो इंडिया कर रहे हैं, राफेल आ गया और फलां हो गया, हम तजारत करेंगे तो फ्रांस के साथ करेंगे, इस तरह की बातें वो चल रही है ना। तो उन्होंने ये राफेल वाला जो मसला है ना, ये उंगली जो उनकी पकड़ी और वो छिड़वाई नहीं जा रही थी, अपनी ताकत का उन्होंने मुजाहरा किया तुर्किया ने, तुर्किया के सदर ने। मेरा ख्याल है कि स्वार्थी तौर पे कोई इसी तरह का बस होता है इशारा, मुझे ये लग रहा है कि इसी तरह का जो है वो इशारा उन्होंने दिया। और आखिर में मैं बात करूंगा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये लेके आए थे जनाब J10C, बिल्कुल ठीक है, ये 2021 में ये माहदा हुआ था और 8 माह के अंदर अंदर ना डिलीवरी दे दी थी उन्होंने, चाइना वालों ने। और ये मार्च 2022 में ये इमरान खान, ये आप सुन लें, वो एक तकरीब थी जिसमें ये इनकी वो रूनुमाई हुई थी, इफ्तिताई तकरीब आप कह सकते हैं। इसमें ये तो कह रहे हैं ना कि जनाब J10C जो है भारत के लिए ललकारा, जनाब बड़ी ताकत दे दी पाकिस्तान की वो एयरफोर्स को। ये भाई साहब के मुंह से भारत नहीं निकला था, ये मैं सुनवा देता हूं, बड़े सगीर में ताकत का तवाज़न, भारत का जिक्र ही नहीं मुंह से निकला भाई साहब के। उस वक्त तक कश्मीर वाला तिया पांचा हो चुका हुआ था, मोदी साहब कर गए हुए थे, वो तो अब जिंदा हो गए दोबारा इशू। ये तो उसको लपेट लपूट के वो उसके नीचे कर गए हुए थे, कालीन के नीचे, खान साहब बड़े सगीर में। और उस सिक्योरिटी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए ये आज सर ये त्यारे अगर इनके दौर में आए थे ना तो इनको तबाह करने की कोशिश भी इसी इमरान खान ने की। 9 मई की जो प्लानिंग की गई थी, ये जो मियाँ वाली एयरबेस है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि बड़ा हसास एयरबेस है और अभिनंदन का त्यारा गिराने के लिए जो त्यारे उड़े थे ना वो मियाँ वाली एयरबेस से उड़े थे।
जिस वक्त इन्होंने 9 मई को वहां जाके हमला किया है, ड्रम भर के लेके गए पेट्रोल के या केमिकल के, ये सूखी गाड़ियों में जो वैन होती है उनमें आग लगाई, तो वहां उस वक्त J-10C जो त्यारे हैं, 7 त्यारे खड़े हुए थे वहां उस वक्त। और इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है वहां, ये 5 से 7 त्यारे जो हैं वो छोटी सतह के त्यारे, उनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, दीवार गिरा दी। और M.A. मालम का जो मॉडल त्यारा था वहां खड़ा हुआ, उसको आग लगाई, शोहदा की यादगारें जलाई गई। तो अगर ये इनका हमला जो है 9 मई वाला जो एयरबेस पे हमला था, इन्होंने तो जनाब वो त्यारे जो मंगवाए गए थे, इन्होंने वो त्यारे जो जला देने थे, तबाह कर देने थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहां तक पहुंच नहीं सकेगी। ये इनका आलम है सर। ये कह रहे हैं ये लेके, और भाई अगर लेके तो तबाह किसने किए? तबाही की तरफ कौन लेके जा रहा था? तबाह कौन कर रहा था? और फिर मियां वाली एयरबेस ही क्यों? उन्होंने खुद मियां वाली एयरबेस जो है, लिया वाले जो हैं, वो खुद तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन्होंने, ये कुछ लोग जो हैं, ये प्लानिंग होगी उनकी, जैसे भी है, ये हुआ तो है ना। वो जो एक अलामती चीज होती है, उसको तो तबाह करने की कोशिश की ना इन्होंने कि ठीक है जनाब, इस एयरबेस से अगर आप लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे तो फिर उसका नतीजा देख ले जनाब, ये एयरबेस हम आप ही के वाम क्या तो तबाह करवा देंगे। पता नहीं क्या किस सोचों में है कि क्या कह रहे हैं जनाब, क्या क्राइटेरिया लेना चाह रहे हैं। वो 6 मई की जो अगर मुलाकात थी तो उसके बाद यार कोई एक ट्वीट तो करते ना खान साहब, या इनका सोशल मीडिया कोई तो उसके रवैये में तब्दीली आती ना। और आखिर में एक और मैं बात करूंगा, हमारे सदर मुमलिकत जो हैं, ये गुजरांवाला कोर का इन्होंने दौरा किया है। तो कोर कमांडर तो थे, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफिस आसम मुनीर साहब खुद उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे। तो आज बात हो रही थी कि जनाब ये जो प्रोटोकॉल है ना, और जो क्रेडिट है, ये सियासी जमातों को और हुक्मरानों को पूरा दिया जा रहा है इनकी तरफ से, फौज की तरफ। ये नहीं है कि जनाब फाते बन के खुद ही जनाब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ना 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 ना। जहां भी जाते हैं, अगर सदर मुमलिकत आए हैं तो वहां खुद आर्मी चीफ ने आकर रिसीव किया है। इससे भी पता चलता है कि उनकी सोच क्या है। वो जो कहते हैं ना, हम जो सियासत से दूर हो गए हैं और ये वो, यानी सिर्फ अपनी नंबरदारी नहीं, जितना क्रेडिट उन्हें दे रहे हो और कह रहे हो कि वजीर आजम ने इजाजत दी थी किसी काम पाया, DGSPR ने यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस से गल की हुई है। और मियाँ शहबाज शरीफ एक हकीकी फाते वजीर आजम की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को, जवानों को शाबाश दे रहे हैं, उनकी सताइश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ना फौज पहले जो मैं कहता ना, पहले अपना ही जनाब इन्होंने एक मस्जिद बनाई दी और उतो जनाब अपनी जो है कहानियां दास्ताना बहादुरी दियां सुनाया करते थे। अब तो सूरत हाल ये है कि जनाब अगर कोई ब्रिगेड जो है ना, वो सहाफियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बुलाना चाहते हैं ना, तो ISPR ने उसके भी प्रोटोकॉल तय कर दिए कि भाई डायरेक्ट फौज जो है वो नहीं कुछ करेगी, जो वजारत इतलात है उसके जरिए तमाम मामलात होंगे। अगर साफी आएंगे तो वहां जो वजारत इतलात है उसकी मंजूरी भी उसमें शामिल होगी, उसका किरदार शामिल होगा। इस हद तक ना भी एक में कोई पे ने जेड़े अस्करी क्यादत ते सियासी क्यादत ये कहते ने जनाब इमरान खान वो लभ रहे ने, इमरान खान को जनाब मदद की जरूरत पैगी। और मैं फिर कह रहे हैं भाई जान आखिर से वो इरेलीवेंट हो गया या मान लो मेरी गल। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।